नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमें अपना अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले जो लेक्चर आए थे उसमें हमने आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास किया था, लेकिन अब जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझने का प्रयास करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो मत स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल कैसे तैयार होता है। भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी पीछे जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी की स्थिति के साथ ही सूर्य का भी अध्ययन करेंगे और नवग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जो 8 ग्रह हैं हमारे यहाँ पर उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड को पढ़ने के बाद हम इस पर सूर्य पर आएंगे और सूर्य के बाद हम पृथ्वी को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इसकी स्थिति हमारे यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभ में क्या हुआ, हालांकि हमारे जो हिंदू धर्म है उनमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जब ब्रिटिश शासनकाल हमारे यहाँ पर आता है, उनका उपनिवेश भारत होता है, तो हम देख सकते हैं कि जब जिस देश का वर्चस्व दुनिया पर होता है उसकी ही बातें या शिक्षा पद्धति में ला दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर गुरुकुल परंपरा चली आ रही थी और हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास ही ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है वह हुआ करती थी। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो गुरुकुल का जो धीरे धीरे फैलाव हुआ, ज़्यादातर बातें उनके पास पहुंचने लगी। इसके बीच में ही क्या होता है, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर राज करते हैं, यानी यहाँ पर शासन करते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हमारी यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद रही जो भी हमारे यहाँ पर पद्धति होती है उसका नाश कौन करते हैं, ब्रिटिश आकर। अब हम क्या करते हैं कि ब्रिटिश में यहाँ पर जो यूरोप में बातें चल रही थी उनका ही प्रचार हमारे यहाँ पर किया जाने लगा। यहाँ पर स्कूलों की स्थापना की जाने लगी और हम देख सकते हैं कि आज भी वही मान्यता है और उनकी ही बातें को हम पढ़ते हैं और उसी पर रिसर्च होती है। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी उन्हीं के आधार पर तय किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्टडी में जो हमसे पूछा जाता है उसी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी धार्मिक मान्यताओं और जो वास्तविक तथ्य हैं उन पर हम किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल उन बातों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मत कहाँ से निकल कर आए। यह सब बातें यूरोप से निकल कर आ रही हैं। तो दो मत यहाँ पर हुआ करते थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। पहला पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण और दूसरा था सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसमें बहुत ही सरल सी बात है कि सबसे पहले जब ये लोग खोज कर रहे थे तो इन्होंने क्या खोज की थी, यह चर्च की मान्यता हुआ करती थी, पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण। तो इन्होंने जो इनकी बाइबल हुआ करती थी और जो चर्च के पादरी हुआ करते थे, इन्होंने एक जानकारी को फैला के रखा था कि क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वह केंद्र में स्थित है, यानी सौरमंडल के केंद्र में हमारी पृथ्वी स्थित है। सूर्य भी इसके चक्कर लगा रहा है और अन्य ग्रह भी इसके चक्कर लगा रही हैं। जिस प्रकार से आज मान्यता है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने क्या बताया हुआ था कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है और सभी जो ग्रह हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या होगा, यह पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण हो गया। अब हम देखते हैं सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। जैसे ही हमारे यहाँ यूरोप में ही टेलीस्कोप की खोज होती है और वहाँ के वैज्ञानिक होते हैं, वह इस मत को गलत ठहरा देते हैं जो कि पादरियों द्वारा या चर्च द्वारा फैलाए जा रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह सभी जो हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं, जो कि सही मत था क्योंकि तथ्यों पर आधारित था। टेलीस्कोप की खोज हो चुकी थी, उन्होंने देखा था और सभी तथ्यात्मक जानकारी होने के बाद उन्होंने यह मान्यता आगे फैलाई और इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। हालांकि इसके कई साल तक विरोध हुए। इनको जो गैलीलियो हुआ करते थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनको प्रताड़ित भी किया गया, इसके द्वारा, यूरोप के द्वारा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें यह किया करते थे। चलो अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा इनके ही एक वैज्ञानिक ने खोज की और इन्होंने कम से कम स्पष्ट रूप से यह पता लगा दिया कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। चलो ये बात हो गई। अब हम देख सकते हैं कि जो इनका जो मीटिंग पॉइंट यानी जो बता रहे थे कि पृथ्वी मध्य बिंदु है, तो वह कहाँ पर, ग्रीस में एक चर्च हुआ करता था, उनके द्वारा ये ऐसी बातें
फैलाई गई थी सारी दुनिया में, जो कि इनका मत गलत था। पृथ्वी का मध्य बिंदु वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो खोज हुई और लास्ट में हम देख सकते हैं उज्जैन का जो मंगलनाथ टेम्पल है, मंगलनाथ टेम्पल को कहाँ माना गया है, पृथ्वी का मध्य बिंदु माना गया है। और पहले क्या माना जाता था, ग्रीस के चर्च को। आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, जो राउंड बाई राउंड क्या ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बल होता है इम्पोर्टेंट। बल के कारण ही क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा बल होता है जिसके कारण भी कोई प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले इसमें बल लगता है, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण यानी किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल होता है, आकर्षण का जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब हम देख सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। एक तो यह केंद्र की ओर, मतलब कोई भी वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी पत्थर है, आप रस्सी में बांधिए और ऐसा ऐसा घुमाइए तो क्या करेगा, एक बल आपके केंद्र की ओर कार्य करेगा, जो आपको बल काम करेगा, जिससे आप उसको रोक पा रहे हैं, उसको भागने नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो गया, केंद्र की ओर। तो इसके लिए कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। जो आप बल लगा रहे हैं, वस्तु को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपका जो बल लग रहा है वो क्या है, अभिकेंद्रीय बल। केंद्र से बाहर की ओर, जब वस्तु बाहर की ओर जा रही है, जो बल बाहर की ओर जा रहा है, जो वस्तु द्वारा खिंचाव हो रहा है उसको बाहर करने के लिए, यानी वो बार बार कोशिश करेगी जो वस्तु को घुमाएंगे कि हम यहाँ से निकलकर बाहर चले जाएं, तो वो कहलाएगा अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल हमने यहाँ पर समझा। अब हम जाते हैं इसकी थोड़ी सी एज को देखते हैं कि क्या हुआ था। अब हम बढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में आप क्या समझना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हमें यह स्पष्ट होता है कि जो ब्रह्मांड है वह कैसे कैसे विस्तार किया था और वर्तमान में अभी भी विस्तार कर रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह एकाकी बिंदु सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक अधिक तापमान वाले बिंदु से क्या हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो कि कई गुना ज्यादा क्या तापमान रखता था। अब हम देख सकते हैं इसकी एज, तो 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है। तो ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड का जो वो है पूरा तापमान है, द्रव्यमान एक बिंदु में समाहित था। तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान कहाँ पर समाहित था, एक बिंदु में समाहित हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें विशाल तापमान यानी बहुत सारा टेम्परेचर आ गया, और हम देख सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु में, किसी भी पिंड में बहुत सारा तापमान आता है तो क्या होता है, उसमें हो जाता है विस्फोट। विस्फोट होते ही क्या होता है, जब यह विस्फोट हुआ, सबसे पहले ब्रह्मांड का द्रव्यमान बढ़ा, इससे इसमें विशाल तापमान उत्पन्न हुआ। तापमान उत्पन्न होने के साथ ही क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट के कारण क्या हुआ, जो धूल के कण हैं उन्होंने बादल का रूप ले लिया। धूल के कण चारों ओर बिखर गए। अब हम देख सकते हैं जिन्हीं धूल के कणों में से क्या होता है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका निर्माण होता है, आकाशगंगा जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह क्या हो गए, धूल के कण चारों ओर विस्तृत हो गए, और इसी में से हम देख सकते हैं धूल के कणों में से एक बड़ा कण क्या बना, सूर्य बना, और इसके टूटने से अन्य कण बने, वो क्या है, पृथ्वी, सूर्य, बाकी जो ग्रह हैं वह इसके ग्रह भी यहीं से निकल रहा है। अब हमारी आकाशगंगा कौन सी है, अब देखो कि इसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं भी निकली थी जब यह विस्फोट हुआ था। तो इन आकाशगंगाओं में हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें सूर्य है और अन्य ग्रह है, वह आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। चलिए, लगातार विस्तार हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है इसका लगातार विस्तार हो रहा है। धूल के कण बार बार क्या हो रहे हैं, चारों ओर फैलते जा रहे हैं, और इस पर बल काम कर रहा है, अपकेंद्रीय और विकेंद्रीय। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन इसमें भी दो कारक बल कार्य करते हैं। एक तो सूर्य के आकर्षण के कारण वह क्या हो पाती है, अपनी स्थिति से सूर्य की ओर नहीं आ पाती है, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, बाहर की ओर बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल के कारण वह स्थित बनी हुई है। तो यह हो गई आपकी पृथ्वी की स्थिति। अब हम देख सकते हैं पहला परमाणु 3 लाख वर्ष पूर्व, यानी इसकी जो लगातार विस्तार की जो अवस्था है वह 13.8 वर्ष से 13.8 अरब वर्ष से चली आ रही है, जो यहाँ पर हमने देखा था।
अब जो परमाणु की घटना है, जो पहला परमाणु जब 3 लाख वर्ष पूर्व इसमें टेम्परेचर बढ़ा और यह विस्फोट हुआ। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? जब हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रह भी निकल कर आए। सबसे पहले काम क्या हो रहा था कि लगातार जो बिंदु है उसकी अवस्था 13.8 वर्ष पहले इसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर के बाद परमाणु विस्फोट होता है जो कि 3 लाख वर्ष पूर्व होता है। कब होता है? जब उसमें तापमान बढ़ता है। सौरमंडल का निर्माण 9 अरब वर्ष पूर्व होता है। पृथ्वी का निर्माण इसी के साथ ही होता है। इसकी एज बताई गई है 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड होता है सबसे बड़ी बॉडी है। इसके बाद क्या आती है? आकाश गंगाएं आती हैं। आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सूर्य आता है। सूर्य आकाश गंगा के अंदर स्थित है। और हम देख सकते हैं पृथ्वी के सूर्य के बाद फिर पृथ्वी आई, फिर महाद्वीप बने। जो छोटे छोटे से द्वीप हमारे यहाँ पर मौजूद हैं पृथ्वी के अंदर, उनकी चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाद हम देख सकते हैं कि इसमें भारत स्थित है। और भारत में 140 करोड़ लोग आज यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और उन्हीं 140 करोड़ लोगों में से आप हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, और जानकारी पूछ ली जाती है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका किस प्रकार की आकार किस प्रकार का है। तो आपको याद रखना है कि यह सर्पिलाकार की जो हमारी मिल्की वे है, यानी हमारी जो यहाँ पर ब्रह्मांड है, इसकी जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उसकी आकृति सर्पिलाकार है। सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में जो सौरमंडल का एक तारा जो है सूर्य, सौरमंडल का तारा हमारा सूर्य है। और इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। हाइड्रोजन को यह हीलियम में परिवर्तित करता रहता है और अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता रहता है। हम निहारिका की बात करें तो किसी तारे द्वारा तापमान किसी तारे द्वारा आसपास के पिंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला आपसे पूछ लिया जाता है कि नेबुला क्या है। जैसे कोई मान लो एक स्टार है, तो स्टार में क्या होता है कि स्टार के चारों ओर वह आकर्षण केंद्र होते हैं, उसमें कुछ पिंड होते हैं जो उसको आकर्षित करते हैं। तो वह जो आकृति होती है उसके लिए क्या आकर्षण से बनी जो आकृति होती है। मान लो कोई भी मित्र है, प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके पास कोई प्रभाव से कोई आकर्षण में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारी भौतिक दुनिया है उसमें क्या होता है कि आकर्षण एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कि जैसे भी कोई पिंड होता है तो उसके आसपास थोड़े थोड़े पिंड होते हैं, उनसे बनी आकृति को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं या निहारिका कहते हैं। आदि तारा किसे कहा जाता है? निहारिका के विस्तार को, जब निहारिका धीरे धीरे विस्तार करती हुई क्या होती है, पिंडों को आकर्षित करती है और यह समय बीतने के बाद इसी को क्या कहा जाता है? आदि तारा कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आदि तारा किसे कहते हैं? तो निहारिका के विस्तार को आदि तारा कहा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि निहारिका जब विस्तार करती है तो वह क्या बनती है? लाल दानव तारा। आदि तारे के विस्तार को लाल दानव तारा कहा जाता है। अब हम देखते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है। लाल दानव तारा जब बनता है तो उसके बनने की स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। जब निहारिका से आदि तारा और आदि तारा से लाल दानव तारा बनने की स्थिति होती है तो उसको क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा कहा जाता है। और चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है, वह यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि सूर्य से कम द्रव्यमान रहता है तो सफेद बौना तारा बनता है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर सूर्य से कम होता है, द्रव्यमान कम रहता है तो सफेद दानव तारा बनता है। अंतिम अवस्था में क्या बन जाता है? यही लाल दानव तारा जो काला बौना तारा बन जाता है। यदि सूर्य से अधिक द्रव्यमान है तो वह क्या बनता है? सुपरनोवा बनता है। और कम तापमान है तो वह सफेद दानव तारा बनता है। अंतिम अवस्था में काला बौना तारा बनता है। टेम्परेचर अधिक होने पर सुपरनोवा बनता है। अंतिम अवस्था में यह क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। और द्रव्यमान कम होने पर यह न्यूट्रॉन बनता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सुपरनोवा तारे की अंतिम बिंदु है वह ब्लैक होल है। ब्लैक होल एक काला इसे को हम आकृति कहें तो इसमें देखते कोई भी बिंदु यदि जाता है तो उसमें समाहित हो जाता है। और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या सूर्य कभी इसमें परिवर्तित हो सकता है? ब्लैक होल में तो नहीं, सूर्य इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता क्योंकि इसका द्रव्यमान कम रहता है। यदि इसका द्रव्यमान अधिक होता तो क्या है? यह ब्लैक होल बन जाता।
ब्लैक होल में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल हाई होने के कारण क्या होता है, यह अपने अंदर किसी भी पिंड को समाहित करने की शक्ति रखता है। तारामंडल की बात करें तो इसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि मंडल जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, और इसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। इतिहास में हम देख सकते हैं कि जब घड़ी नहीं चला करती थी तब एक जो ग्रामीण व्यक्ति हुआ करते थे वह किसके माध्यम से, इसी ध्रुव तारे के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान लगाते थे। जब वह जंगल में हुआ करते थे तो रात में देख लेते कि यह नॉर्थ की ओर है, यानी दक्षिण की ओर यह तारा मौजूद है, तो इसको अनुमान लगाकर वह दिशा सूचक की तरह इसका प्रयोग करते थे। तो हमने सौरमंडल के बारे में, जो ब्रह्मांड है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। यही सब जानकारी आपको याद रखनी है। यदि ब्रह्मांड से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसमें जानकारी को इनपुट कर पाएंगे। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।